सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। करते हैं पूनिया जी का स्वागत और फिर देश और दुनिया के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होगी बातचीत। स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का सबसे पहले अगर करें तो ईरान अमेरिकी जंग के बारे में बात करते हैं। ईरान के बाद अभी ओमान को भी धमकी दी है ट्रंप ने, क्योंकि खबर आ रही थी कि तैयारी की जा रही है जो परमिशन सिस्टम लगाने की, और एक जो ईरान की निगरानी रखने वाली जो यूनिट है उस जगह की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उसको भी एक तरीके से आंखें दिखाई है अमेरिका ने। देखिए, ओमान, हम आप याद करिए कि पिछले कुछ दिन पहले ही हमने अपने बुलेटिन में बताया था कि कैसे ईरान और ओमान दोनों एक मत हैं और एकजुट हैं एक चीज के लिए, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई टोल वसूलने या फिर कोई ऐसी निगरानी बॉडी बनाने का जो परमिशन सिस्टम लागू करे। कौन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, कौन नहीं गुजरेगा, उसको वो मैनेज करें। तो वो बॉडी का आईआरजीसी की तरफ से भी प्रपोजल था, और आईआरजीसी की के प्रपोजल को ओमान ने भी माना, और ओमान के जो नेवी गार्ड्स थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। खैर, उसी को लेकर ही मतलब सारा विवाद शुरू हुआ। बात तो मतलब जो संडे डिप्लोमेसी जिसकी बात चल रही थी कि संडे को एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, लेकिन वो पब्लिक इसलिए नहीं हुआ। उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी चीजें रही, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आप याद करिए, उन्होंने भी उस बात को कहा। और कतर में भी जो डिप्लोमेट्स बैठे थे, तो वो भी यही बात बोल रहे थे बार बार कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आप रेगुलेटरी बॉडी नहीं बना सकते कि आप रेगुलेट करोगे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। पहले ऑब्जेक्शन तो यूरोप से गया, यूरोप से चलते हुए वाया अमेरिका पहुंचा, और अमेरिका इसको इसको लेकर फर्म स्टैंड दिखाता दिख रहा है। तो इसी वजह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने पहले ईरान को धमकाया था, अब ओमान को धमकी दी। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ता है और यहाँ किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता, दुनिया के सभी जहाजों को यहाँ से गुजरने की आजादी होगी। खैर, जी। तो जो फीस वसूलने का, जो ओमान के साथ मिलकर एक सिस्टम तैयार करने का जो पूरा मामला था ईरान का, मुझे लगता है कि उसके ऊपर अमेरिका ठीक ठाक शुरुआत से ही उसको लेकर अपने जो विरोध है वो दर्ज करवा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम हुर्मुज पर नजर रखेंगे, लेकिन इसे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ईरान इसे कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। ओमान को भी बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो उसे उड़ा देंगे। तो एक हिसाब से ओमान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। तो खैर, ट्रंप ने पहले भी कहा था कि ईरान को लगा था कि वह बातचीत से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब तेहरान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं हुआ है। तो तो ये एक बात है। अभी 24 घंटे की पिछली बात कर लें, चार बड़ी अपडेट। तो ईरान का जो सरकारी टीवी चैनल था, कल भी हमने खबर ब्रेक की थी कि कैसे वो दावा कर रहा था कि उनके उनके पास एक अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें समझौते का ड्राफ्ट है। लेकिन खैर, दोनों तरफ से कोई बात आई नहीं, और व्हाइट हाउस ने जो ईरानी मीडिया की जो शांति समझौते वाली रिपोर्ट थी उसको पूरी तरीके से फर्जी और मनगढ़ंत बताया। यानी कि जो काम पहले ईरान कर रहा था वो अमेरिका ने कर दिया है। तो अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का आधिकारिक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। खैर, लेबनान और उसकी बात करें, इजराइल वाले फ्रंट की, तो वहां पर भी काफी चीजें हो रही है। इजराइल ने बहुत तेज हमले कर रखे हैं लेबनान में। हम परसों बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि तकरीबन 150 के आसपास टारगेट हिट किए हैं इजराइल ने। और कल की बात करें तो 31 लोगों की, कम से कम 31 लोगों की डेथ होने की खबर है, 40 लोग घायल हुए हैं, और लगातार साउथ लेबनान में इजराइल हवाई हमले कर रहा है और रोक नहीं रहा। इवन साउथ लेबनान में उसने चेतावनी भी जारी कर रखी है कि इसको खाली करें। तो खैर, अभी एक खबर ये है कि ईरान ने भारतीय नाविकों को छोड़ा है। ईरान ने लंबे जो डिप्लोमेटिक प्रयास थे, जुलाई 2025 में से ही उन्होंने 10 भारतीय नाविकों को डिटेन कर रखा था। उनको तो तकरीबन 1 साल के बाद उनको रिहा किया गया है। तो उसके बाद जितने भी नाविक हैं वो सुरक्षित तौर पर भारत लौटेंगे, ये बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो फिलहाल सुरक्षित हैं। खैर, एक जो दावा जिसने सबकी आईबॉल्स को कैच किया वो था इजराइल ने जो गाजा में जो हवाई हमले किए, उसमें हमास के एक मिलिट्री टुकड़ी के नए कमांडर मोहम्मद ओदे को मारने का दावा किया गया। हमला गाजा सिटी की रिहायशी इमारत पर कई महीनों की निगरानी के बाद किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और इजराइल ये कह रहा है कि हमने जो मिलिट्री ऑपरेशन के नए कमांडर थे हमास के, मोहम्मद ओदे, उसको मार गिराया। तो काफी
बात करें तो जो मिडल ईस्ट है और मतलब इज़राइल टिल इज़राइल गज़ा काफ़ी जो फ्रंट है वो खुले हुए हैं और व इज़राइल गज़ा में भी बमबारी कर रहा है, साउथ लेबनान में भी ब बमबारी कर रहा है, तो काफ़ी काफ़ी स्थिति बहुत बहुत मुश्किल स्थिति चली हुई है। तो ख़ैर जी। रूस अमेरिका को अमेरिका और ईरान युद्ध दोनों मुल्कों को युद्ध टालने की अपील कर रहा है। देखिए कैसी विडंबना है, 2022 में जो फ्रंट यूक्रेन के साथ रूस ने खोला था, तब सारे मुल्क कह रहे थे कि रूस को कह रहे थे कि अब आप युद्ध टाल सकते हो। अब रूस कह रहा है अमेरिका और ईरान को कि आप भी युद्ध टाल सकते हैं। वैसे मतलब एक दिन हमने विश्लेषण में ये बात रखी भी थी कि 1945 के बाद दुनिया भर में जो युद्धों की शक्ल है वो बदल गई है। मुकम्मल जीत जैसा कुछ भी नहीं रहा है। बहुत सारे मुल्क युद्ध शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसका निपटारा कैसे होगा वो खुद उनको नहीं पता होता और बहुत सारी जंगें फँसी हैं। अमेरिका-वियतनाम वॉर देखिए या फिर रशिया-यूक्रेन वॉर देखिए, अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है। तो अभी मुकम्मल जीत जैसी स्थिति नहीं है, जैसे 1945 से पहले होता था कि एक देश हार मानता था, सैनिक बंदी बनाए जाते थे और फिर मनमाने समझौते थोपे जाते थे। ऐसी स्थिति 1945 के बाद कमोबेश नहीं दिखती है। तो ख़ैर अब जो मुल्क युद्ध शुरू करता है, उसको ज़्यादा घाटा होता है। तो ख़ैर देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो खाड़ी इलाके में जो तनाव है, उससे आज फिर तेल 4% के आसपास महँगा हुआ है। तो मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है, कभी 4% बढ़ जा रहा है, कभी 2.5% बढ़ जा रहा है, तो वो अभी दुनिया भर के जो बाज़ार हैं, उनको परेशान रखेगा। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें, बात कर्नाटक की करते हैं। सीएम सिद्धरमैया ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? देखिए, सिद्धारमैया ने इस्तीफ़ा आज दे दिया है और डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये क्लियर ही है। जैसे कल भी हमने इस खबर के बारे में ज़िक्र किया था कि कैसे राहुल गांधी ने 6 घंटे दोनों को दिल्ली बुलाया था, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार को। 2023 का चुनाव अगर आप कर्नाटका का देखेंगे, तो उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार थे और उन्हीं के चेहरे के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया था। तो ख़ैर लेकिन सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया। ढाई ढाई साल की बात हुई थी कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल फिर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन डील 2025 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। अगर नवंबर 2025 में 2.5 साल हो चुके थे। लेकिन अभी के लिए दिख रहा उसके बाद अब तकरीबन 1 साल गुज़र रहा है, तो अब शायद 1.5 साल के लिए नहीं, बात करें तो 2 साल के लिए, हाँ, तकरीबन 2 साल के लिए डीके शिव कुमार कर्नाटका में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। तो ख़ैर जो वहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, उनको इस्तीफ़ा सौंप दिया है सिद्धारमैया ने। तो अब अगली जो शपथ है उसके बारे में अपडेट आई नहीं है कि अगली शपथ कब होगी और कैसे होगी। ख़ैर एक मतलब दिलचस्प डेवलपमेंट है कि कैसे एक सूबे में पूरे 5 साल होने के से पहले ही जो कांग्रेस है वो मुख्यमंत्री उन्होंने बदला है। मतलब ये पहली बार भी नहीं है, इससे पहले भी अनेक सूबों में ऐसा देखा जाता है कि जो कांग्रेस है वो अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले ही मुख्यमंत्री वगैरह बदल देती है। तो ये देखने को मिला है। केरलम के चुनाव में जो जीत हासिल हुई थी वहाँ पर यूडीएफ की, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मतलब आईयूएमएल के साथ कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। वहाँ पर भी उनको मुख्यमंत्री चुनने में काफ़ी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ख़ैर अभी तो ये दिख रहा है कि काफ़ी खींचतान के बाद डीके शिव कुमार को कुर्सी मिल रही है और सिद्धारमैया फाइनली, जो ओल्ड गार्ड हैं पार्टी के, वो पीछे हटे हैं। तो ख़ैर अगले 1-2 दिन के अंदर-अंदर कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि सीएम पद की शपथ है, वो डीके शिव कुमार ले सकते हैं। जी। इससे अगर हम आगे बढ़ें तो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। वहां पर गाय की कुर्बानी देने पर रोक लग गई थी इस ईद के ऊपर, और लेकिन इससे कुछ हिंदू नाराज हैं। ये क्यों हो गया? ये कैसे हो गया? अ, दे देखिए, पश्चिम बंगाल का कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो ओबीसी समुदाय के जो हिंदू वगैरह हैं, वहाँ पर जो खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं, वो वहाँ पर गायों को पालते इसलिए हैं ताकि जब ईद वगैरह के मौके पे उनको बेच सकें।
और उनको वो बेसिकली पालते ही उनको बेचने के लिए हैं, ताकि जो बीफ वगैरह में इन इन चीज़ों में उनका इस्तेमाल हो सके, चमड़ी के लिए इस्तेमाल हो सके। तो पूर्व मेदिनीनगर का मामला देखिए, वहाँ पर मंडल कम्युनिटी है, सुखदेव मंडल की मैं एक बाइट देख रहा था, वहाँ का किसान है, तो उसने कहा कि हमने तो भई बकरीद के लिए ही जो ये गा मवेशी पाले थे, लेकिन अभी 15 दिन पहले बंगाल सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि आप नहीं बेच सकते। तो इसको लेकर ये धंधा चौपट हुआ है, और हर एक जो जितने भी वहाँ पर पशुओं की मंडियाँ हैं, वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो मवेशी हैं किसानों के, वो बिकाऊ बिना बिके रह गए हैं, और ये मतलब कोई छोटी-मोटी मार्केट नहीं थी। 2000 से 2500 करोड़ के आसपास का जो ट्रेड है, वो पशुओं की मंडी में होता था और गायों को लेकर ही होता था। तो काफ़ी जो मंडल कम्युनिटी होगी, ओबीसी कम्युनिटीज़ जितनी भी होगी, वो काफ़ी परेशान दिख रही हैं। मतलब वो अलग बात है कि भई हिंदू किसे मानेंगे? क्या ओबीसी कम्युनिटी या दलित कम्युनिटीज़ को आप हिंदू नहीं मानेंगे? हाँ, तो वो अलग बात है। ठीक है कि वहाँ के बंगाल के ब्राह्मणों की ये डिमांड थी पॉपुलरली, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो नीचे लेवल पे जो ओबीसीज़ वगैरह हैं, वो तो इस ट्रेड से जुड़े हुए थे ना, पशुपालन से, तो उनको तो काफ़ी नुकसान हुआ है। ख़ैर नए नियम कायदों में जो ऐसे ओबीसी किसान हैं वहाँ के, जो मवेशी पालते हैं बेचने के लिए, वो फँस गए हैं, और बीजेपी वाले उनको आके धमका भी रहे हैं अभी, अपर कास्ट, वो भी ये भी दिख रहा है। तो ख़ैर हावड़ा में पशुओं का सबसे बड़ा बाज़ार लगता है, और अब की बार वहाँ पे सबसे कम ट्रेडिंग हुई है। मुर्शिदाबाद हो गया, हुगली हो गया, पूर्व बर्धमान बाज़ार हो गया, नादिया वहाँ हो गया। तो ये काफ़ी हावड़ा, ये काफ़ी बड़े-बड़े बाज़ार हैं। तो ये मतलब अब की बार दिख रहा है कि गाय की कुर्बानी और बकरे के दाम भी दोगुने हो रखे हैं। जो 8-9 हज़ार का बकरा मिलता था, वो 16 से 20 हज़ार का बकरा मिल रहा है, और उसकी भी कुर्बानी नहीं दे पाएँगे। उसको लेकर भी विवाद हो रहा है। तो ये काफ़ी वहाँ पर पश्चिम बंगाल में नाराज़गी देखने को मिल रही है किसानों में। जी, बिल्कुल, क्योंकि आज बकरीद मनाई जा रही है और इसी के बीच दिल्ली, यूपी अलग-अलग मस्जिदों में जब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी के दौरान यूपी की पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस जो है, वो ड्रोन से निगरानी रख रही थी सारी की, फ्लैग मार्च तक किए जा रहे हैं। हाँ, बड़े डरावने जो फ्लैग मार्च हैं वो निकाले गए, और देखिए इसमें तो यही है कि जिस हिसाब के हालात बने हुए हैं मुल्क में, तो जो किसी का जो त्योहार है, तो उसको उस किसी कम गिनती के समुदाय का कोई त्योहार है, मुसलमानों का जो त्योहार है, उसको मनाना ही कहीं न कहीं एक क्रिमिनल एक्टिविटी जैसा बना दिया गया है। कल हम खबर की बात कर रहे थे कि कैसे लगातार साल जो श्रीनगर की जामा मस्जिद के अंदर सामूहिक नमाज़ नहीं होगी। वो 2019 के बाद वहाँ सामूहिक समाज नहीं हुई है, नमाज़ नहीं हुई है। ऐसे ही पहले भी खबरों का ज़िक्र कर चुके हैं, जब उत्तर प्रदेश में ड्रोन से निगरानियाँ की गई, और मतलब एक हिसाब से डरावने फ्लैग मार्च निकाले गए पुलिस के। ठीक है भाई, उनका त्योहार है, उनको मनाने दो बड़े आराम से। आप ड्रोन से निगरानियाँ किस वजह से कर रहे हो? मतलब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि वो त्योहार के दिन कोई आतंक फैलाते हैं, ऐसा ऐसा मतलब मैसेज देना चाह रहे हो? तो बड़ा खतरनाक कहीं न कहीं ये मंज़र है, और 5 राज्यों में इवन मुसलमानों ने तो एक प्रदर्शन और भी इंटरेस्टिंग किया कि भई आप गाय को इतना पवित्र मानते हो, तो इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। तो ये डिमांड मुसलमानों की तरफ से आई। तो ख़ैर हमें पता है कि गाय को कोई राष्ट्रीय पशु वग़ैरह ये घोषित करेंगे नहीं बीजेपी वाले, क्योंकि इनको कहीं न कहीं एक ऐसी चीज़ हमेशा मिलती रहती है जिसका नाम लेके ये मुसलमानों के ऊपर हमला करते रहते हैं। तो ख़ैर इसका कोई निपटारा भी नहीं करेंगे, और डिमांड कहाँ से आई देखिए कि आप जो मुसलमान समुदाय वहीं से ही आई। ख़ैर जो पुलिस मार्च थे वो दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हमने देखे, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखे, ड्रोन से निगरानियाँ देखी। इवन पिछली बार तो थोड़ा और भी ज़्यादा खराब काम किया था कि होली वाले दिन तो मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया था। तो ऐसे-ऐसे जब कोई भी त्योहार होता है, तो उसमें जिस किस्म का मामला रहता है वो काफ़ी ख़ासकर भारतीय मुसलमानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, और इवन कई जगह पे जो लोग हैं, उन्होंने उतर कर ये बात कही कि भई सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। लेकिन इंटरेस्टिंगली बीजेपी के नेता कह रहे हैं, हम गाय को पशु नहीं मानते, हम गाय को माता मानते हैं। तो अगर हम इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे, तो इससे तो हमारी माता पशु बन जाएगी, इसलिए हमारी पवित्र है। तो बीजेपी के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, हम राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी माता है। तो ख़ैर मतलब अगर लॉजिक के कोई आज के समय में अगर लॉजिक कहीं कोई लिविंग बीइंग होता, तो वो देख के मर जाता। लॉजिक की आज डेथ हो गई होनी थी।
जी, इससे अगर हम आगे बढ़े तो शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है और उनकी याददाश्त तक चली गई थी। हाँ, अब आज बशीर बद्र हमारे बीच में नहीं रहे हैं और काफ़ी जाने-माने शायर थे। मैं कुछ आज उनके बारे में बताना चाहूँगा। तकरीबन 91 साल के थे और भोपाल में उनका निधन हुआ है और उन्होंने कई मुद्दों के ऊपर बहुत प्रेम के ऊपर, विस्थापन के ऊपर, इंसानी रिश्तों के ऊपर बहुत असरदार भाषा में उन्होंने शेर कहे। उन्होंने संसद से लेकर आंदोलनों तक उनके जो शेर हैं, वो गूँजते थे। आपको ध्यान होगा एक बहुत मशहूर जो शेर था उनका उर्दू शायरी में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। ये जो शेर था, ये बशीर बद्र साहब का ही था और वो उन्होंने आज भोपाल में उनका निधन हुआ है। जो बड़े-बड़े गीतकार और शायर हैं, जावेद अख्तर वग़ैरह और ये जितने भी लोग हैं, उन्होंने आज उनको उनकी श्रद्धांजलि भेंट की है और अब उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल किया जाएगा। 1999 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री भी से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है और जो उनकी अगर कुछ शेर मतलब जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आपको ध्यान होगा कि 2018 में संसद में बशीर बद्र का भी शेर भी पढ़ा गया। जी बहुत चाहता है सच बोलें क्या करें हौसला नहीं होता। अच्छा एक उनका मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनका पार्लियामेंट में शेर पढ़ा था, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएँ तो शर्मिंदा न हों। तो एक एक शेर था उनका, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हमारे सालों का अफ़साना लिखता है। तो बहुत बहुत मशहूर उनकी शायरी रही और काफ़ी आज वायरल भी हो रही है। उनकी जो शायरियाँ हैं और बशीर बद्र को मतलब का बहुत ऊँचा मुकाम जो है, वो उर्दू की शायरी में था। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो दुनिया में 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भूख से जूझ रहे हैं, भुखमरी से जूझ रहे हैं। इसी सब के बीच में भारत की तस्वीर कैसी है? देखिए, आज वर्ल्ड हंगर डे है, विश्व भूख दिवस है। उसमें मतलब अगर बात करें कि दुनिया भर में लाखों बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जलवायु क्लाइमेट चेंज की वजह से, महँगाई के कारण बहुत सारे बच्चों की डेथ होती है। वो अब आपको और हमको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। इस समय में भी दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग गंभीर भूखमरी से जूझ रहे हैं। सीवियर हंगर से जूझ रहे हैं। उसमें जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मामला है। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, जैसे गज़ा में आपने जो क्राइसिस देखा है, लेबनान में जो आप क्राइसिस देख रहे हैं। अ, तो और तीसरा है महँगाई, मतलब महँगाई भी लगातार बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी चीज़ें होती हैं। भारत में भुखमरी और कुपोषण बड़ी चुनौतियाँ हैं, करोड़ों लोग प्रभावित रहते हैं। बच्चों में जो स्टंटिंग और वेस्टिंग जिसको हम ठिगनापन या फिर अनीमिया भी जो गंभीर समस्या के तौर पर इनको देखा जाता है। बहुत सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं, लेकिन आपको पता है कि उनकी सच्चाई क्या है। इवन मैंने भी हंगर के ऊपर रिपोर्टिंग की है बुंदेलखंड के रीजन से, तो वहाँ पर स्टंटिंग और वेस्टिंग का बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर बच्चे शिकार हैं और वहाँ पर तो मतलब हमें पता है सूखा भी पड़ता है, सूखा पड़ता है तो वहाँ पे लोग घास तक की रोटियाँ खाते हैं। तो ख़ैर अगर 2025 की बात करें तो 3 करोड़ 55 लाख जो बच्चे हैं वो गंभीर कुपोषण का शिकार थे। इनमें मतलब 97 लाख बच्चे ऐसे थे जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर जब मैं कह रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए कि बचने के भी चांसेस बहुत बहुत कम थे। मतलब कुपोषण जैसे बात करें तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 में जो जारी हुआ था उसमें 123 देशों में भारत 102वें नंबर पे था। तो काफ़ी स्थिति खराब है और 19 करोड़ 50 लाख लोग भारत में कुपोषण का शिकार हैं और महिलाओं में और बच्चों में खासकर बड़े लेवल पर पोषण की कमी देखी जाती है। महिलाओं में और बच्चों में एनीमिया की जो समस्याएँ हैं, वो गंभीर तौर पर देखी जा रही हैं और भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में तकरीबन 35 प्रतिशत जो बच्चे हैं, वो ठिगनेपन यानी कि मतलब स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार हैं और लगभग 19 प्रतिशत बच्चे अधिक शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं।
तो ये दिखती हैं सरकारी योजनाएँ अपनी जगह पे हैं, हालाँकि सरकार दावा करती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, लेकिन स्थिति फिर भी बहुत भयावह है, बहुत भयानक है। काला-आंधी जैसे जो केसेज़ हैं वो हमने देखे हैं, बुंदेलखंड जैसे केसेज़ हमने देखे हैं, जहाँ पर भुखमरी से लोगों की मौतें होती हैं, हमने देखी हैं और अभी भी बहुत सारी जगहों पे चीज़ें दिखती हैं। ख़ैर विश्व विश्व वर्ल्ड हंगर डे के ऊपर संदेश मतलब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी यही आया है कि मिलकर भूख केवल मतलब ये केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक चुनौती भी है। जब तक हर बच्चे और हर परिवार को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तब तक जो डेवलपमेंट है उसको अधूरा माना जाएगा। तो ये संदेश भी कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशन की तरफ से आया है। जी, इसी के साथ अगली चिंता के ओर बढ़ें। वैज्ञानिक चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि 2030 तक गर्मी और बढ़ेगी। तापमान इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि सहना मुश्किल हो जाएगा। सावधान होने की कोशिश करनी चाहिए, हमें होना चाहिए। देखिए गुरप्रीत आपने बिल्कुल सही कहा। धरती लगातार तप रही है और आने वाले 5 साल इस संकट को और भयानक बना सकते हैं। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है डब्ल्यूएमओ और ब्रिटेन के मौसम विभाग की नई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2026 से 2030 के बीच जो दुनिया भर का टेम्परेचर है उसमें इंडस्ट्रियल एज की तुलना में तकरीबन 1.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगले 5 वर्षों में गर्मी के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं और 86% आशंका इस दौरान कोई एक साल इतिहास का सबसे गर्म साल बनेगा। तो ये बड़ी चुनौती हमें हमें देखने को मिल रही है। समुद्री बर्फ तेज़ी से पिघलेगी और मौसम का मिजाज भी बिगड़ सकता है। आर्कटिक जो रीजन है उसमें भी साढ़े 3 गुना से तेज़ी से वो रीजन भी गर्म हो रहा है। कहीं पे बाढ़ का खतरा रहेगा, तो कहीं पे सूखे की मार रहेगी, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी हमें देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए बड़ी भयावह रिपोर्ट है और 1.9 डिग्री काफ़ी काफ़ी दिक्कत देखने को और 2026 के आखिर तक भी अल नीनो जैसी परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो अगर ये अल नीनो नीनो ईयर रहा और बारिश पर्याप्त नहीं हुई, तो भारत में भी आपको हीट वेव लगातार अगस्त-सितंबर तक देखने को मिल सकती हैं। ख़ैर हीट वेव तो पहली बार हो रहा है भारत में कि रात को भी हीट वेव के बात करें तो मध्य प्रदेश का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, रात को हीट वेव के अलर्ट जारी किए गए हैं। ये मतलब अपने आप में भी थोड़ा हमारे लिए नया है कि हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के अंदर हीट वेव के अलर्ट जारी किए गए, तो गर्मी तो बढ़ रही है और एल निनो ईयर रहा तो फिर काफ़ी काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मतलब अब पॉल्यूशन का देख लीजिए मतलब ठीक है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका एक रीज़न इंडिया में ये माना जा रहा है कि कंक्रीटाइज़ेशन यानी कि डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रहा है। बहुत बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो उस वजह से पॉल्यूशन भी बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में किसने ये सोचा था कि मई के महीने में जो एक्यूआई है वो 300 से पार मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में 329 था एक्यूआई आज बताइए। हिसार, कैथल, पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद, मानेसर, करनाल ये सब कहाँ के शहर हैं? हरियाणा के। ये आज देश के 7 ऐसे शहर बने हुए हैं जो सबसे प्रदूषित शहर हैं। तो आप देखिए आप मान के चलिए ग्रेटर नोएडा में बहुत हालत खराब है। मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़ तक हालात ऐसे बने हुए हैं कि एक्यूआई 300 से पार है। तो काफ़ी मुश्किल स्थिति है इस पूरे नॉर्थ इंडिया खासकर ऐसे रीजन जो दिल्ली का जो घेरा है 300-400 किलोमीटर का, उसके आसपास एक्यूआई बहुत बहुत बुरी स्थिति में हमें देखने को मिल रहा है और जो गर्मी है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो काफ़ी चिंता भयावह स्थिति आगे बनती हुई दिख रही है। जी, बिल्कुल। और हमें पहले से ही इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। और इससे आगे अगर बढ़ें तो बीजेपी पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में बीजेपी वैसे तो पहले से ही 2027 के लिए तैयारियां करनी शुरू कर चुकी है, इवन एक्शन शुरू हो गया है। और आज बीजेपी ने बड़ा फेरबदल उस टाइम किया जब उन्होंने पंजाब में बीजेपी का नया प्रभारी लगा दिया, और वो भी एक सिख प्रधान को लगाया है। देखिए गुरप्रीत मुझे तो सुनील जाखड़ को लेकर थोड़ी-सी उस उनके ऊपर थोड़ी दया आ रही है। दया किस लिए आ रही है कि साल 2022 था 2021 था
और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। उन्होंने ये आरोप लगाया कि क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए उनको कुर्सी नहीं दी गई। और क्योंकि अंबिका सोनी वगैरह ने ट्वीट वगैरह भी कर दिए थे, तो वो चीज़ थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस से नाराज़ होके। बीजेपी ने उनको हाथों हाथ लिया, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। और पिछले 4 साल से वो आपको दिखे भी भाग-दौड़ करते हुए, इधर-उधर दौड़ते दिखे, मोदी के साथ मीटिंगें, भाषण वगैरह उनके काफ़ी अलग किस्म के तेवरों में वो दिखे। लेकिन फिर उनको अब उनके धर्म के कारण साइडलाइन कर दिया और अब की बार बीजेपी ने उनको किया, जो बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी कह रही है। और सिख चेहरा बीजेपी पंजाब में लेके आई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, डॉक्टर केवल सिंह ढिल्लों। और जो केवल सिंह ढिल्लों हैं, मैंने आगे गलत लगाया, सॉरी, वो 12वीं पास हैं, खैर मैं माफ़ी माँगना चाहूँगा। तो जो केवल सिंह ढिल्लों को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो भी कांग्रेसी हैं वैसे तो। 2017 तक एमएलए रहे हैं, उसके बाद वो 2017 और 19 में हार गए थे, चुनाव नहीं जीत पाए थे और अब 2024 में भी चुनाव नहीं जीत पाए। तो खैर ये एक मामला है। जब मंत्री बनाने की बात आई तब भी रवनीत बिट्टू को आगे कर दिया गया, सुनील जाखड़ को नहीं बनाया गया। और अब जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी उनसे ले ली गई, तो ये एक उनके साथ अब पता नहीं वो क्या करेंगे। केवल ढिल्लों को पंजाब में आपको पता ही है, लैंड माफिया और पता नहीं कैसी-कैसी डिग्रियाँ भी प्राप्त हैं। और उनको जो कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हैं, उनके नज़दीकी माना जाता है। उनके नाम की पैरवाई भी ये कहा जा रहा है कि केवल सिंह ढिल्लों की जो नाम की पैरवाई है, वो अमरिंदर सिंह की तरफ से की गई थी। हरियाणा में भी प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है और हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत कम जानते हैं लोग बाग, जैसे केवल ढिल्लों को तो फिर भी पंजाब में 4 लोग जानते हैं, एमएलए वगैरह रहे हैं। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जिनको बनाया गया है हरियाणा में, ना उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है, ना वो कोई एमएलए कभी कहीं कुछ रही हैं। एक संगठन में वो किसी पद पे थी और उनको बनाया गया है। तो वो जो बीजेपी का अपने डायलॉग्स, वो फ़िल्म का डायलॉग नहीं है, सड़क से उठा के स्टार बना दूँगा, वैसी स्थिति बीजेपी में दिख रही है। दिल्ली में हम्म। भी प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है और त्रिपुरा में बदला गया है। तो कई सूबों में जो फेरबदल है वो किए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। तो खैर, चुनाव से पहले जो बीजेपी है वो पंजाब में जट सिख कार्ड निकाल के लेके आए केवल सिंह ढिल्लों के तौर पर। मुझे एक इस पे मैं अपनी फेयर कमेंट करना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि केवल सिंह ढिल्लों डिस्क्रेडिटेड डिस्क्रेडिटेड से ज़्यादा मैं कहूँगा डिफंक्ट माल है। मतलब ऐसा माल जो, मतलब जिसमें ना कोई करिश्मा बचा है, ना कुछ कोई तेल पानी है ही नहीं। और उस तो उसमें से एक बात ये भी है ना, उनको सिख चेहरा कहना भी गलत है। वो तो खुद डिस्टिलरियां चलाते हैं शराब की, उनका कारोबार ही सारा शराब का है। शराब के, मैं आपको आज मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद था और जैसे ही केवल सिंह ढिल्लों का जिक्र चला, तो सबसे पहले जो हरियाणा का ही एक नौजवान खड़ा था मेरे पास, उसने कहा कि भाई साहब, ये सेक्टर 24 वाला ठेका तो केवल सिंह ढिल्लों का ही नहीं होता था। तो मैं जी। हँसने लग गया, मैं कहा हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। बोला यार, शराब कारोबारी को पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बना रही है बीजेपी, तो उसका नुकसान नहीं होगा। मैं क्या, चलो उनकी उनकी क्या पता क्या गुणा क्या गणित है। लेकिन हाँ, देखिए, रियल एस्टेट का माफिया, शराब कारोबारी, ये कई सारे टैग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सिख चेहरा कहना भी गलत है, लेकिन खैर, क्योंकि वो पगड़ी बांधते हैं और एक जो सर्टिफिकेट वाला देने वाली बात भी है, वो भी एक है। पर खैर, उन्होंने बीजेपी ने पूरा ऐसे नाप तोल के ये डिसीजन लिया है और सिख जट को एक अपने प्रदेश सूबे की कमान दी है। तो देखना होगा कि कैसे चीजें रहती है। और हरियाणा में उन्होंने पंडित से जो कमान है वो लेके, और एक बनिया कम्युनिटी की जो महिला है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उनको ये कमान दी है। जी बिल्कुल। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।